नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम चौहान वंश के बारे में जानेंगे और जानेंगे इन चौहानों के कौन कौन से शासक हुए थे, कहां पर इनका राज्य था, ठीक है, और इन्होंने कौन कौन से किस तरह से इन्होंने युद्ध किए थे और किन किन से किए थे। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन हल करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इनके थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए कि आखिर कौन कौन से शासकों के समय में कौन कौन सी चीजें, ठीक है, घटित हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। चौहान वंश कौन थे? चौहान वंश। अब हम चौहानों की बहुत सारी शाखाएं थी, यानी राजपूतों का सबसे प्रमुख जो राजवंश था वो यही चौहान वंश था। प्रतिहारों के बाद में उत्तरी भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश, कुछ छोटे कुछ बड़े, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो उत्तरी भारत में त्रिकोणीय संघर्ष था प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच में, ठीक है, उनके बाद में जो उत्तरी भारत में राजवंश हुए थे उनमें से एक प्रमुख राजवंश इन चौहानों का भी है। ठीक है, चौहानों के बारे में हम जो ये है चौहान है, ये 36 राजपूत कुलों में से एक है ना, अग्निकुंड के जो राजपूत दंत कथाओं के अनुसार। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई आखिरकार ये चौहान किस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं और यहां से किस प्रकार से हमें इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं, उनके बारे में जानते हैं कि जो कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर बनते हुए, इनसे ज्यादा कुछ नहीं बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 7वीं सदी में ये चौहानों का दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश है, चौहानों का यानी राजपूतों का। ठीक है, तो 7वीं सदी में ये अस्तित्व में होते हैं और किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा स्थापित, वासुदेव के द्वारा स्थापित। क्या है? वासुदेव हैं जिन्होंने ये स्थापित किए थे। कहां पर? सैपाद लक्ष्य के चौहान जो सब प्रमुख थे, प्रमुख दूसरा राजवंश। भैया ये वासुदेव ने कहां पे स्थित किया था? तो ये सैपाद लक्ष्य के चौहान थे जो कि अजमेर के निकट, कहां पे थे? अजमेर के निकट ये चौहान बसे हुए थे और इनकी राजधानी शाकंभरी थी। क्या थी? शाकंभरी इनकी राजधानी थी। और इनके वंशावली का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वंशावली का हमें ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? इतिहास में। भाई मेरा मायना ये है, इतिहास में जो हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास जो बना हुआ है वो पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से इन चुनिंदा राजवंशों की घटित घटनाओं को इकट्ठा कर क्या इतिहासकारों ने इन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण, उन्हीं के आधार से इन साक्ष्यों को इकट्ठा करके ये इतिहास बनता है जो हम लोग आज के जो लोग जानते हैं। तो भैया कैसे हमें इनके वंशावली के ज्ञान के बारे में पता चलती है? तो विग्रहराज द्वितीय इनका हर्ष प्रस्तर अभिलेख, ठीक है, विग्रहराज यहां विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख से हमें इनके वंशावली की जानकारी मिलती है। और सोमेश्वर के समय का है बिजौलिया प्रस्तर लेख। इनके समय से भी हमें इनके वंशावली की जानकारियां मिलती हैं। ये लोग कौन थे? ये लोग जो थे प्रतिहारों के समांत थे। मैंने आपको मेरे प्यारे साथियों पहले भी ये जानकारी देने की कोशिश की है, जब भी कोई नया राजवंश
अस्तित्व में आता है तो वो अपने नाम से शासन शुरू करता है। शासन कब करेगा? जब एक राजा दूसरे राजा पर हमला करेगा। तो उसमें क्या है, किसी भी एक राजा की शक्ति कमजोर होगी, जो उनके समांतर अधिकारी होते हैं वो इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर अपना एक नया राजवंश अस्तित्व में लाते हैं और वहां से फिर एक नया वंश शुरू हो जाता है। तो जब प्रतिहारों का साम्राज्य कमजोर हुआ या फिर विलुप्ति की कगार पर आया तो सभी छोटे छोटे राजवंश जो उनके समांतर अधिकारी थे और उनके करदाता थे, अधीनस्थ थे, वो सभी अपने आप को आजाद कर लेते हैं और अपने अपना नया राजवंश शुरू करते हैं। उनमें से एक राजवंश ये भी थे। प्रतिहारों के क्या थे? ये समांत थे। 10वीं सदी में हमें जो इनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, 10वीं सदी में वाकपति राज ने स्वतंत्र सत्ता घोषित की। सबसे पहले अगर किसी ने स्वतंत्र होने वाली कि हम भाई अब इनके समांत नहीं है, हम इनके अधीनस्थ नहीं है, हम इनके अंतर्गत शासन नहीं करेंगे, तो उनमें सबसे पहले 10वीं शताब्दी में वाकपति राज ने स्वतंत्र घोषित किया था अपने आप को कि मैं अब किसी के अधीन नहीं हूं, मैं स्वतंत्र राजा हूं। ठीक है। इनका जो पुत्र था वो सिंधुराज था। ये भी शक्तिशाली राजा थे, बहुत अच्छे। इन्होंने राज्य का विस्तार इन्होंने यानी चौहानों के राज्य का विस्तार सिंधुराज ने किया था और क्या करा था कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यह सिंधुराज जी से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य है। इनका जो उत्तराधिकारी था, इनका उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय था। विग्रहराज द्वितीय था और विग्रहराज द्वितीय के में हर्ष के जो लेख के अनुसार, वो विग्रहराज द्वितीय के बारे में क्या कहता है हर्ष लेख के अनुसार कि इसने चालुक्य शासक, और चालुक्य शासक क्या थे? मूलराज प्रथम को हराया था। ये लेख हमें बताता है, ये जो प्रस्तर लेख है ये हमें बताता है विग्रहराज द्वितीय के बारे में कि इन्होंने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था और उन्हें हराने के बाद में भृगु कच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण किया था। कौन सा मंदिर का? भृगु कच्छ में। जगह कौन सी थी? भृगु कच्छ। और मंदिर का नाम क्या था? आशापुरी देवी। ठीक है। तो इन्होंने किया था। इनके बाद में शासन करने आते हैं चौहान वंश के शक्तिशाली राजा विग्रहराज तृतीय। इन्होंने क्या करा था? देखो यहां पर है चालुक्य शासक मूलराज से दुश्मनी, और उसके बाद में इन्होंने क्या करा था? इनका जब शासन हुआ था तो इन्होंने अपने क्षेत्र के आसपास के राजाओं से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। किनसे? परमारों और चौहानों में मित्रता। भैया किसके समय में बनी थी? विग्रहराज तृतीय के समय में बनी थी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन इन टॉपिक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं पूछे तो इन्हीं के आधार पर जाएंगे, लेकिन जो एग्जामिनर है वो इन्हीं शब्दों को घुमाकर पूछते हैं, जैसे कि राजाओं के समय और राजा उनके मिलान के लिए, या फिर राजा और इनके समकालीन राजाओं के मिलान के लिए, उनके प्रतिद्वंदी राजाओं के मिलान के लिए, राजा या उनकी राजधानियों को मिलाने के लिए। ठीक है। उनके दरबारी कवि और उनके द्वारा लिखित नाटकों के मिलान के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादातर अब पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है। इसमें क्या है, इनके समय में मित्रता बनती है परमारों की और चौहानों की। उसके बाद में क्या होता है, परमार जो कन्या थी उसका नाम था राजदेवी। इनका विवाह विग्रहराज तृतीय के साथ होता है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना। इनके बाद में पृथ्वीराज प्रथम शासक बनते हैं और उनका पुत्र कौन था? अजयराज, जो कि 12वीं सदी में राजा बनते हैं। ठीक।
और यही वो अजयराज हैं, इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसने? अजयराज ने। अजयराज का उत्तराधिकारी कौन था? अर्णोराज। कौन था? अर्णोराज, जो कि 1130 ईस्वी में राजा बनता है और 1150 ईस्वी तक शासन करता है। इनके समय में जो घटना घटित होती है वो ये महमूद गौरी की सेना को हराते हैं। यहां पर सोचने वाली बात है कि महमूद गौरी नहीं, इनसे लड़ने के लिए अर्णोराज से महमूद गौरी नहीं टकराता, उनकी सेना टकराती है और ये उस सेना को हरा देते हैं। ठीक है। इनका जो पुत्र था वो कौन था? इनका पुत्र था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव भी कहते हैं। ये शक्तिशाली राजा थे चौहान वंश के। ठीक है। ये 1153 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1163 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनकी जो सफलता है, सबसे ज्यादा इनकी सफलता अगर इतिहास में मशहूर है और जो इनके बारे में पूछा जा सकता है पेपर में, वो ये कि ये वो राजा हैं जिन्होंने तोमरों की स्वाधीनता को समाप्त किया। यानी दिल्ली पर तोमरों का उस समय शासन था, तो इन्होंने उन तोमरों को हराया था, उनकी स्वाधीनता को समाप्त किया था और उन्हें बंदी बनाकर समांत बनाना इनकी सबसे प्रबल इच्छा थी कि ये इनके इन्हें समांत बनाना चाहते थे। और यही वो राजा हैं विग्रहराज चतुर, जिन्होंने तोमरों से दिल्ली को छीन लिया था। और इनका जो राज्य था, इनका विग्रहराज चतुर शक्तिशाली राजा थे जिसे विसल देव के नाम से जाना जाता है। इनका राज्य दिल्ली हासी, क्योंकि जब तोमरों से तो दिल्ली छीन लिया, और पंजाब और राजपूताना में इनके शासन थे, राजपूताना में ज्यादा। ठीक है। उसके बाद हासी, पंजाब, राजपूताना और उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी नहीं कह सकते। ठीक है। तो यहां पे है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का शासन इनके अधीन हो गया था। और ये स्वयं भी, कौन से? विग्रहराज चतुर जो थे वो स्वयं विद्वान थे। ठीक है। और विद्वानों का संरक्षण भी करते थे। इन्होंने ही क्या है? हरिकेल, क्या है? विग्रहराज चतुर के द्वारा हरिकेल संस्कृत नाटक है। क्या है? यहां याद रखना, हरिकेल संस्कृत नाटक है जिसकी इन्होंने रचना की थी। और इस रचना के जो शब्द हैं या वाक्य हैं वो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद। ठीक है ना। अब तो ये मस्जिद है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, उसकी मस्जिद की दीवारों पर इनके ये शब्द उत्कीर्ण है हरिकेल नाटक के। हरिकेल नाटक पहले बौद्ध मठ था, फिर बाद में ये विद्यालय बना। उसके बाद में जब अलाउद्दीन थे, ऐबक, उन्होंने ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, यानी उस विद्यालय को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। और इस मस्जिद के ऊपर ये संस्कृत नाटक के लेख आज भी उत्कीर्ण हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इनके जो दरबारी कवि थे, चौहानों के दरबारी कवि थे, कौन थे? इनके विसल देव के दरबारी तो थे सोमदेव। सोमदेव थे। सोमदेव कौन थे? ये बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने क्या करा था? ललित विग्रहराज, कौन से? इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं भाई। 2.5 दिन का झोपड़े के बारे में, हरिकेल नाटक के बारे में, विग्रहराज चतुर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। और ये सबसे ज्यादा कि सोमदेव ने ललित विग्रहराज और कथा सरित सार ग्रंथ की रचना की। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप मेरे प्यारे साथी याद कर लेना। समय है 1178 ईस्वी। इसमें क्या होता है? सोमेश्वर का जो पुत्र है वो पृथ्वीराज तृतीय है। 1178 ईस्वी में सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय राजा बनते हैं, शासक बनते हैं। ये भी बहुत शक्तिशाली राजा थे।
इन्होंने भी चौहान वंश की प्रकाष्ठा को बहुत आगे तक पहुंचाया था। तो इन्होंने क्या था, चंदोल, चालुक्य और परमारों से इनके भी संघर्ष थे, झगड़े थे। इन्होंने क्या करा था, चंदेल शासक थे, चालुक्य और चंदेल परमारों से इनके झगड़े तो थे ही, लेकिन इन्होंने जब ये राजा बने तो चंदेल शासक थे परम आदिदेव। क्या थे, परम आदिदेव को 1182 ईस्वी में, 78 में ये राजा बनते हैं और 1182 ईस्वी में रात्रि का अभियान, याद रखना पेपरों में इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, यात्री अभियान में इन्हें ये हराते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल जो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं वो इसी तरीका से, थोड़ा विद्यार्थियों को घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे इसी आधार पर, इनसे बाहर नहीं बनेंगे। समझने का थोड़ा होता है, गड़बड़ होती है समझने में बस। तो क्या है, रात्रि अभियान में ये हराते हैं। इसी युद्ध में, चंदेल शासक के इसी युद्ध में 2 योद्धा थे, चंदेलों के 2 योद्धा। कौन से, आल्हा और उदल। कौन थे, आल्हा और उदल। ये पृथ्वीराज से बहुत जबरदस्त संघर्ष करते हैं, भयानक संघर्ष करते हैं, लेकिन इस युद्ध में ये मारे जाते हैं बेचारे। आला उदल की दंत कथाएं आज भी महोबा साइड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो ये इस युद्ध में मारे जाते हैं। इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है, आलाखंड से। इसका उल्लेख हमें आलाखंड से मिलता है। उसके बाद 1186 ईस्वी में चालुक्य शासक, कौन थे, चालुक्य शासक थे भीमद्वितीय। चालुक्य शासक भीमद्वितीय पर पृथ्वीराज आक्रमण करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय आक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, परमार राजकुमारी के विवाह के प्रश्न पर, क्योंकि ये भीमद्वितीय स्वयंवर में परमार राजकुमारी से शादी करने का विचार बनाते हैं। इसी विवाह के प्रश्न को लेकर 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय इन पर आक्रमण कर देते हैं। उनके बाद में 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है। ये प्रश्न तराइन के युद्ध तो देखो हर पेपरों में, हर किसी पेपरों में ये तराइन के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आते हैं और बहुत ज्यादा आपने देखे भी होंगे। तो 1191 में तराइन का युद्ध होता है। भैया क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। इधर जयचंद शासन कर रहे थे और ये उनकी पुत्री संयोगिता तो थी, संयोजिता को उठाकर ले जाते हैं स्वयंवर से और शादी रचा लेते हैं। इससे क्रोधित होकर जयचंद मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करता है चौहान वंश पर आक्रमण करने के लिए, और होता भी यही है। 1191 में तराइन के युद्ध में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में घायल होते हैं। घायल होते हैं और भाग जाते हैं। पृथ्वीराज उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो पृथ्वीराज तृतीय जीतते हैं। लेकिन घायल होने के बाद अगले ही वर्ष जो गौरी है वो दोबारा से चौहानों पर हमला करता है, उस युद्ध का बदला लेता है। तो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज हार जाते हैं और उन्हें बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। दंत कथाओं में, सॉरी दंत कथाओं या कथाई मान लीजिए, कथाओं में पृथ्वीराज को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आता भी है। भाई पृथ्वीराज का नाम भी राय पिथौरा था और दूसरा दिल्ली को पृथ्वीराज के समय राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो राजधानी थी दिल्ली उसको भी राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के भी जो नाम है वो हर शासन के और शासक के समय में अलग अलग तरीकों से जाना गया है। उनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, कहा गया है। इसके बाद में क्या होता है, जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, तो उनके बाद में उनका पुत्र गोविंद और उसके बाद में
हरिराज ये तुर्कों के अधीन शासक बनते हैं, तुर्कों के अधीन शासक बनते हैं। इनके जो कवि थे, पृथ्वीराज के राजकवि कौन थे? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने कौन सा नाटक लिखा है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश महाकाव्य लिखा है। और जयानक भी उसी समय के विद्वान हैं। जयानक लिखते हैं पृथ्वीराज विजय। यह चीज आप याद कर लेना, यह संस्कृत महाकाव्य है। क्या भाई? पृथ्वीराज रासो ने अपभ्रंश महाकाव्य, ये याद रखना, पेपरों में ये पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए अब मैं आपको बता दें कि चंद्रवरदाई जी के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है। भाई पृथ्वीराज रासो सभी जानते हैं, लेकिन अगर उसमें ये क्वेश्चन रख दिया जाए, ये प्रश्न रख दिया जाए कि भैया वो कौन सी भाषा में है, अपभ्रंश, अवधी, मगधी, संस्कृत, ठीक है ना, तुर्की, अरबी, इस तरीके के शब्द अगर आ जाएं तो आपने याद रखना है पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश महाकाव्य है। क्या है? अपभ्रंश। और जयानक का जो पृथ्वीराज विजय है वो क्या है? संस्कृत महाकाव्य। किसमें है? संस्कृत। यह राधना जयानक जी के द्वारा संस्कृत महाकाव्य की रचना की। इसके बाद हरिराज क्या है? हरिराज वो शख्स हैं चौहान वंश के जो आग में जलकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये तुर्कों के अधीनस्थ थे, इसके बाद में ये आग में जलकर आत्महत्या कर लेते हैं। चौहानों के बारे में, चौहान साम्राज्य के बारे में या चौहान वंश के बारे में जयचंद के क्या? जयचंद के हमीर महाकाव्य से भी इनका विवरण हमें मिलता है। इसके बाद में क्या होता है कि दूसरे युद्ध के बाद 1192 के यानी तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में 1192 ईस्वी में यानी पृथ्वीराज के बाद में अब तुर्क जो इन्वे करते हैं, ये तुर्क अधीन शासक जब बन जाते हैं उसके बाद भी वहां एक विद्रोह होता है। तो 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक चौहान वंश को नष्ट कर पूरे अजमेर पर और चौहान साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और इस प्रकार जो चौहान राजवंश है, जो साम्राज्य था, वो सल्तनत साम्राज्य में मिल जाता है। इनके बारे में हमें देखो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से भी चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। भाई पुरातात्विक स्रोतों से हमें चौहानों की जानकारी मिलती है, तो आखिरकार वो पुरातात्विक क्या क्या चीजें हैं और साहित्यिक कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें चौहान वंश से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। एक पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो विग्रहराज द्वितीय का हर्ष प्रतिलेख, सोमेश्वर के समय का बिजौलिया प्रतिलेख अभिलेख और विग्रहराज चतुर यानी विसल देव का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, ये वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनसे चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो जयानक भट्ट का पृथ्वीराज विजय, जयचंद का हमीर महाकाव्य और चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो और नरपति नाल है कि विसल देव रासो। क्या है? नरपति नाल का विसल देव रासो। और जो तुर्क विद्वान थे जैसे कि अलबरूनी उतबी, हसन निजामी, फरिश्ता, मिनाजुद्दीन सिराज, और इनके विवरणों से भी हमें चौहान वंश से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारियां मिलती हैं। और इनसे ही संबंधित मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते भी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।